श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं और हमारे प्रिय विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार। अभी तक हमने बात की है पीछे वास्तु के क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन लेंगे तो बहुत टाइम नष्ट होगा। क्रम से जो अंतिम प्रश्न था उस पर बात करेंगे, वहीं से हम रिवाइज करते हुए आगे के प्रश्नों पे चलेंगे। वस्तु उपेक्षा का परिणाम रेखांकित करें। वस्तु उपेक्षा का परिणाम रेखांकित करें प्रश्न था, उत्तर था। देखिए वह समझने का प्रयास कीजिए कि पाश्चात्य विज्ञान की चकाचौंध में हम वास्तुशास्त्र के नियमों को भूलते चले गए। अनुपयोगी तथा पुराण गाथा कहकर उपेक्षा करते रहे, वह पाश्चात्य को अपनाते चले गए। इस सबके दुष्परिणाम तुरंत तो समझ में नहीं आए, क्योंकि भवन कोई गतिमान वस्तु तो है नहीं जो संतुलन खोने पर लड़खड़ा जाए। ये संतुलन हमें प्रत्येक गतिमान वस्तु में सरलता से दिखाई देता है, पर स्थिर वस्तु में संतुलन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी का यदि टायर पंचर हो जाए तो कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कई बार दुर्घटना का कारण बनता है। इसी तरह प्रकृति के शाश्वत नियमों व नैसर्गिक ऊर्जाओं के प्रभाव को अनदेखा किया जाता है, तो उत्पन्न संतुलन के कारण ही अशांति, आपदाएं व विपन्नता आकर घेरती है। ठीक है, अगला हेडिंग आप लोग डालिए, वास्तु शास्त्र का ज्योतिष। ठीक है, चलिए प्रश्न लिखते हैं इसमें। सूर्य चंद्र के खगोल के अन्य नक्षत्रों का वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में भी महत्वपूर्ण स्थान है, तो वास्तु शास्त्र और ज्योतिष का क्या संबंध है? वास्तु और ज्योतिष को मिलाकर क्या संबंध है, इस बात को जिज्ञासावश पूछ रहा है। सूर्य चंद्र के खगोल के अन्य नक्षत्रों का वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में भी महत्वपूर्ण स्थान है, तो वास्तु शास्त्र और ज्योतिष का क्या संबंध है? उत्तर है, वास्तु और ज्योतिष का अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित का मतलब है अन्य तरीके से आश्रित। डिपेंड तो है, पर कोलैबोरेशन तो है, पर बेसिक तौर पे वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, पर एक दूसरे के साथ परस्पर चलने वाली बात कही गई है। तो पहले उत्तर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसकी ब्रीफिंग कर लेंगे। वास्तु और ज्योतिष का अन्योन्याश्रित संबंध है। वास्तुशास्त्र कला एवं विज्ञान का सम्मिश्रण है, जिसमें अलौकिक विज्ञान के अतिरिक्त शिल्प विद्या, प्रौद्योगिकी, शिल्प तकनीक जैसे अतः एवं बाह्य सज्जा, पर्यावरण, खगोल, ज्योतिष विद्या सभी सम्मिलित है। कारण हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन एकांकी न होकर समग्र विकास का चिंतन है। इन्हीं सब के समुच्चय के कारण वास्तुशास्त्र का प्रयास मानव, प्रकृति एवं भवनों में संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित करना है, जो कल्याणकारी हो। मुहूर्त ज्योतिष के अंतर्गत वास्तु प्रकरण है। भूमि पूजन,
शिलान्यास, गृह प्रवेश एवं वास्तु पुरुष देवता पूजा विधान में ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए, जिज्ञासा जो जिज्ञासु को हुई, उस व्यक्ति ने पूछा, सूर्य चंद्र के खगोल के अन्य नक्षत्रों का वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में भी महत्वपूर्ण स्थान है, तो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का क्या संबंध है? उत्तर है, वास्तु और ज्योतिष का अन्योन्याश्रित संबंध है। वो परस्पर अन्य अलग अलग दो विधाएं हैं, पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब है अन्य अलग अलग दो चीज़ें जो एक दूसरे से संबंध रखती हैं और एक दूसरे पर आश्रित होकर चलती हैं। वास्तुशास्त्र कला एक विज्ञान का सम्मिश्रण है। वास्तुशास्त्र कला और विज्ञान, सॉफ्ट एनर्जी और स्थूल दोनों चीज़ें मिक्स होकर एक दूसरे के साथ चलती हैं। या कह सकते हैं कि साइंस में भी कौन सी साइंस, वास्तुशास्त्र में बॉडी में क्वांटम फिजिक्स और वास्तुशास्त्र में एनर्जी, जो E इक्वल करके बताया था ना कल फार्मूला, E इज इक्वल टू mc²। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक से आ गया, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से आ गया। ये दो चीज़ें मिल के आपकी मैनिफेस्टेशन कराने के लिए जिम्मेदार है। वास्तु कला एवं विज्ञान का सम्मिश्रण है, जिसमें अलौकिक विज्ञान के अतिरिक्त शिल्प विद्या, शिल्प तकनीक और प्रौद्योगिकी। शिल्प विद्या, किसी चीज़ की थीसिस करें कि ये ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, पर उसको जब करने का नंबर आएगा तो हमें कुछ चाहिए जिससे हम कुछ करेंगे। दो गोले बनाओ, एक डंडा लगाओ, एक खड़ा डंडा लगाओ, एक और खड़ा डंडा लगाओ, ऊपर एक लाइन खींच दो तो आ बन जाता है। पर अगर समझाना हो पेपर पे तो हमें पेन चाहिए। ऐसे हवा में तो कह सकते हैं, पर उसके लिए हमको लिखने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी चीज़ की। बहुत सारी चीज़ें पहले होल्डर से लिखते थे, उससे पहले होल्डर जैसा बना लेते थे कलम दवात से, उससे अभी पेन आ गया तो टैबलेट पे पेंसिल आ गई है, टैबलेट पे उससे लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, पर एक साधन चाहिए, वो विज्ञान तकनीक है। और मैं ऑफिस से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो बाहर की शोर से आप जुड़े रहें, और जुड़े रहेंगे जब आप उसके साथ मन से साक्ष्य रखेंगे, साक्षी भाव रखेंगे, तो आपको वो चीज़ परेशान नहीं करेगी। ठीक है। अतः बाह्य सज्जा, पर्यावरण, खगोल विद्या एवं ज्योतिष सभी सम्मिलित हैं, एक साथ है सब चीज़ें, और तब किसी एक चीज़ का निर्माण होता है। कारण हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन एकांकी न होकर समग्र विकास का चिंतन है। सिर्फ एक चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया उन्होंने समग्र विकास, सबका भला सोचा। इन्हीं सबके समुच्चय के कारण वास्तुशास्त्र का प्रयास मानव प्रकृति एवं भवनों में संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित करना है। सब चीज़ें परफेक्ट रहें, ऐसा करके सारी चीज़ों को मिला के इंटीरियर भी अच्छा हो, बैठने में भी कुशनी हो, सोने में भी कुशनी हो, मौसम के हिसाब से सर्दियों में भी व्यवस्था हो, गर्मियों में भी व्यवस्था हो, ऐसे सब चीज़ों को देखते हो, सुंदर भी लगे। सब चीज़ें मिलाएंगे तो एक चीज़ बनेगी ना। मुहूर्त ज्योतिष के अंतर्गत, अब मुहूर्त के बिना तो काम ही नहीं होता। प्लॉट तो खरीद लेंगे, पर प्लॉट मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये वास्तुशास्त्र बताएगा, पर पूजन कब होना चाहिए ये ज्योतिष शास्त्र बताएगा। शिलान्यास कब करेंगे ज्योतिष शास्त्र बताएगा। गृह प्रवेश कब करेंगे ये भी ज्योतिष शास्त्र ही बताएगा। तो ज्योतिष और वास्तु का काम है ज़मीन की क्वालिटी बताना, भवन कैसे बनाना है, किस डायरेक्शन में क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें जो सिविल वर्क है वो सारा
वास्तु बताएगा। डिज़ाइनिंग कैसे होगी ये इंजीनियर का काम है। इंटीरियर कैसे बनेगा ये सब वर्कर्स का काम है जो आके इंटीरियर करेंगे। पर हम उसमें प्रवेश कब करेंगे ये दिशा, मुहूर्त, दिन, तारीख, शुभ समय देख के काम किया जाता है। उसके लिए पंडित जी की आवश्यकता पड़ती है, तो उनसे भी परामर्श लीजिए। चलिए अगली जो हेडिंग है उसे लिखेंगे भूमि पूजन, गृह प्रवेश एवं वास्तु शांति। प्रश्न है भूमि पूजन को करने का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट कीजिए। भूमि पूजन तो किया जाता है पर उसका उद्देश्य क्या है ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। उत्तर है भूमि हमारी माता है जिसने सबको धारण कर रखा है। माता से अनुज्ञा प्राप्त करना, उसे अपनी आवश्यकता बताना और उसके अनुग्रह हेतु उसकी पूजा करना, यही मूल उद्देश्य होता है। भूमि पूजन को करने का तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि ध्यो पिता एवं पृथ्वी माता है, इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने पैर धरती माता पर रखने से पूर्व प्रणाम करके क्षमा मांगो और क्षमा मांगते हुए कहो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। समुद्र में बसने वाली देवी, पर्वतों के समान ऊंचा आभा मंडल लेकर विष्णु पत्नी, आपको नमस्कार है। हम जमीन को छूने वाले हैं, धरती को छूने वाले हैं, स्पर्श करने वाले हैं, इसके लिए हमें क्षमा दें। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिज्ञासुपुर पूछ रहा है तब तो फिर गृह प्रवेश एवं वास्तु शांति का भी अपना अस्तित्व महत्व तो होगा ही। उत्तर है गृह निर्माण काल में भूमि पर होने वाले आघात तथा वहाँ बसे सूक्ष्म जीवों का प्रायश्चित वास्तु शांति का उद्देश्य है। दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह भी है कि वहाँ की जैव ऊर्जा एवं भू चुंबकीय ऊर्जा में निर्माण के कारण जो व्यतिक्रम यानी असंतुलन उत्पन्न होता है, उनका शमन वास्तु शांति के द्वारा ही किया जाता है। वह फलदायी भी होता है। पहले क्वेश्चन में उसकी जिज्ञासा है भूमि पूजन को करने का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट कीजिए। भूमि पूजन क्यों करें ये स्पष्ट कीजिए। और अगली बार वो पूछ रहा है तब तो फिर गृह प्रवेश एवं वास्तु शांति का भी अपना एक अस्तित्व और महत्व होगा। तो जवाब में उत्तर दिया गया कि गृह निर्माण काल में भूमि पर होने वाले आघात, हम जब भी कुछ भी करते हैं, खुदाई करते हैं, प्लॉट की नपाई होती है, हम चलते भी हैं अगर उस पर और सूक्ष्म जीव मरते हैं या हम पृथ्वी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पृथ्वी को आघात पहुंचता है। आघात मतलब उसको धक्का लगता है। उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जब खुदाई करेंगे तो जीव, उनका घर टूटेगा, वो मरेंगे भी, आप भी पाप के भागीदार होंगे। तो उसका प्रायश्चित जो है वो वास्तु शांति के उद्देश्य से वहाँ पर पूजा वगैरह करके कुछ उसके बदले में गाय को, कौवे को या कुत्तों को कुछ ऐसा पंडित जी करवाते हैं ना। वो लोकाचार की बात है, जहाँ जहाँ जिसके गांव में जो जो होता है, जैसे जैसे होता है वो वहाँ का वो वैसे ही फॉलो करेंगे। लोकपाल होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, तो उनके लिए जो पूजाएं होती हैं वो वहाँ के पंडित जी कराते हैं। दूसरा इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह भी है कि
वहाँ की जैव ऊर्जा, वहाँ की जो जैविकी है, वहाँ पे जो खरपतवार या पेड़ पौधे, अनाज के जो वृक्ष, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, वो वहाँ की, और वहाँ की चुंबकीय ऊर्जा, वो वहाँ पे जाके देखना होता है कि वो अच्छी है कि नहीं, तो वो भी चीज़ इसमें शामिल रहती है। व्यक्ति क्रम यानी असंतुलन उत्पन्न होता है। जब लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जगह में मकान बनाएंगे, ज़्यादा जगह में मकान बनाएंगे तो जो खेती वाली ज़मीन है वो कम होगी। तो ये भी थोड़ा सा हम एक्वायर करते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें समझना है, तो उसको भी संतुलन में लेना है। उनका शमन हो रहा है, हम उस खेती वाली ज़मीन को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो वास्तु शांति के द्वारा भी हम उस शमन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए हर प्रकार से फलदायी होगा, शुभ होगा। अगला हेडिंग है वास्तु शास्त्र और प्रारब्ध। बहुत सारे लोग पूछते हैं पूरा जीवन एक जैसा गुजरा जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, व्हाट्सएप पे भी संदेश आते हैं बहुत सारे, फेसबुक पे रील्स चलती हैं कि समझ में नहीं आ रहा जीवन क्या चल रहा है, ना गरीब हैं ना अमीर हैं, मर भी नहीं रहे हैं, काम भी चल रहे हैं, अमीर भी नहीं हो रहे हैं, ऐसे करके आता है ना। वो उसका मेन कारण है आप प्रारब्ध से जुड़े हैं। प्रारब्ध कर्म पिछले जीवन में जो आपने किया है वो साथ में आते हैं, आत्मा के साथ में कैरी होते हैं, और इस जन्म में वैसा ही आपको जीवन का रोड मैप मिलता है और आप चलते जाते हैं। अब इसको सुधारने के लिए क्या है वो अलग टॉपिक है, उस पर बैठेंगे, आगे चल के बात होगी तो वो भी बताएंगे कि हम प्रारब्ध को भोगते हुए भी अच्छी लाइफ कैसे जिएं, है ना। तो इस पे भी बात करेंगे। अभी समझते हैं वास्तुशास्त्र और प्रारब्ध, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो विराट हो जाएगा। तो विराट एक साथ आप हो सकता है कंज्यूम ना कर सकें। अगला प्रश्न है, क्या वास्तु से मनुष्य की नियति भी बदली जा सकती है? उत्तर है, नियत को कौन जानता है, किंतु वास्तु से जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। संकट के क्षणों को धैर्यपूर्वक झेला जा सकता है। वास्तु विद्या के अनुसार मकान बनाने से कुवास्तु जनित कष्ट तो दूर हो जाते हैं, पर प्रारब्ध जनित कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं। मैंने क्या कहा था कि प्रारब्ध को भोगते हुए अच्छा जीवन जीना और अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए क्या करना है वो, तो आप कुवास्तु जनित कष्ट जितने होने हैं वो वास्तु कराने के बाद नहीं होंगे, तो आप प्रारब्ध अच्छे से काट पाएंगे, और उसको और अच्छा करने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं जो हम आगे बताएंगे, है ना। तो प्रारब्ध भी अच्छे से कटेगा। जैसे औषधि लेने से कुपथ्य जन्य रोग तो मिट जाता है, पर प्रारब्ध जन्य रोग नहीं मिटता। अगर आपको खांसी होनी है तो खांसी होगी, ये प्रारब्ध है कि आपको खांसी का कष्ट झेलना ही है, पर आराम से वो आप 4-5 दिन का कोर्स कर सकें, इसके लिए औषधि है। ये हल्की खांसी में आपका 5 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगी। पर खांसी होनी है, ये समय, ये दशा, ये सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब तय करती हैं, और वो आपको होना होता है, वो होता ही है, आप चाहे कुछ भी करें। ये प्रारब्ध जन्य है कि खांसी होगी, पर आराम से 5 दिन निकल जाएंगे और ठीक हो जाएगी। ये औषधि दवा लेने से, मेडिसिन लेने से वो समय प्यार से निकल जाएगा। ये वास्तु की व्यवस्था है मकान में जीवन जीने के लिए। वो खांसी तो एक छोटी सी बात है, इस बात को भी समझना अति आवश्यक है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वास्तुशास्त्र और प्रारब्ध को और स्पष्ट करिए। जिज्ञासु को पूरी बात अभी ठीक से समझ नहीं आई, आपको भी नहीं आई होगी, इसलिए ये अगला प्रश्न उसने आपके लिए ही पूछा है। लिख तो रहे हैं ना सारे लोग। या पहला सवाल था, क्या वास्तु से मनुष्य की नियति भी बदल ली जा सकती है। यहाँ पे तो जिज्ञासा थी कि चलो बदल जाएगी तो बढ़िया रहेगा, पर उसे पता चला नहीं, वो तो वैसा ही रहने वाला है, चीज़ें चेंज तो होने हैं नहीं। अभी हम उसको और अच्छा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। भाई 10 किलोमीटर आपको मान लीजिए बाइक ख़राब हो गई, बाइक को घसीटते हुए ले जाना है तो 10 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। पर घसीटने में कोई दूसरा गाड़ी वाला अगर रस्सी बांध ले तो जा तो वो घसीट के ही रही है, पर आसानी हो जाएगी, है ना। तो अब उसको और गूढ़ करते हैं। वास्तुशास्त्र और प्रारब्ध को और स्पष्ट करिए। उत्तर है, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य का जीवन 2 भागों में विभाजित है। एक तो मनुष्य का प्रारब्ध जो वह जन्म से लाता है, और दूसरा वास्तुशास्त्र के अनुरूप भवन में निवास व्यक्ति का भाग्य संवर्धन करता है। जैसा कि यदि ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की ग्रह दशा भाग्यवर्धक है तो वास्तु नियमों से बने भवन में निवास उसके भाग्यवर्धन में उत्प्रेरक का कार्य करेगा और ग्रहों को शक्तिशाली बनाते हुए उसे सफलता के शिखर तक द्रुत गति से पहुंचाएगी। अर्थात जैसे किसी नाविक को बहाव की दिशा में जाते हुए अनुकूल वायु प्रवाह भी मिल जाए तो गति कई गुनी बढ़ जाएगी। इसी के विपरीत यदि वह वास्तु निर्देशित मकान में रहता है और उसके ग्रह निर्बल हैं तो भी उसका जीवन सामान्य ढंग से सुखपूर्वक या कम परेशानियों के साथ चलता रहेगा। जैसा कि बहाव के प्रतिकूल दिशा में जाते नाविक को अनुकूल वायु प्रवाह का सहारा मिल जाता है, पर यदि एक व्यक्ति वास्तु के नियमों के विरुद्ध बने मकान में रहता है और ग्रह प्रबल है तो वह उन्नति करते हुए भी मानसिक अशांति और तनाव के बीच रहेगा और भविष्य में ग्रह निर्बल होने पर ऐसे मकान में रहने पर उसको अत्यंत संकट का सामना करना पड़ सकता है ना। चलो दोबारा से समझते हैं। वास्तुशास्त्र और प्रारब्ध को स्पष्ट करिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो मनुष्य का प्रारब्ध जो वो अपनी आत्मा के साथ में गाइडलाइन लेके आया है कि जीवन ऐसे चलेगा, ये जन्म के साथ है। और दूसरा वास्तुशास्त्र के अनुरूप भवन में निवास व्यक्ति का भाग्य संवर्धन करता है। जैसा कि यदि ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की ग्रह दशा में भाग्यवर्धक है, अगर ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ग्रह इस प्रकार से अपनी स्थिति को लिए हुए हैं जन्म के समय कि भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, तो उसको वास्तु नियमों से बने भवन में निवास करने पर वो ग्रह और अच्छी गति से उसको शक्तिशाली बनाएगा, सफलता देगा, द्रुत गति से उसको आगे पहुंचाएगा। जैसे एक नाव पानी में जब होती है, चल रही होती है और उसको खेना पड़ता है, तो खेने से बचने के लिए पर्दा लगाते हैं और पर्दे में जब हवा फंसती है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वो उसको आगे लेके जाती है, पर वही बैक डायरेक्शन में होती है तो पर्दे को हटा के खे के आगे बढ़ते हैं और वो बहुत ही कठिन और परिश्रम वाला काम है। तो आसानी से हवा चलती है तो हम बाइक भी चलाते हैं तो वो अच्छे से चलती है, नहीं तो उसी गियर पे हमको ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है। अब अगर मकान में वास्तु नहीं है और ग्रह मजबूत है तो वो ग्रह आपको निचोड़ेगा ही निचोड़ेगा।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से समझना है। एक क्वेश्चन और हेडिंग और लेते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे, है ना, इस वाले को। अगला हेडिंग है वास्तु और पंच महाभूत। प्रश्न है, वास्तुशास्त्र में पंच महाभूत की बहुत चर्चा की जाती है, उनका क्या महत्व है। पंच महाभूत में क्या क्या आता है पहले ये समझ लीजिए, उत्तर के साथ में जुड़ा हुआ है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। इसका जो सही क्रम है वो है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है। उत्तर में लेके चलते हैं। मानव शरीर इस सृष्टि के ही अंगभूत पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है। इन्हीं से उसकी वृद्धि तथा पुष्टि होती है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन में ये पंच तत्व नैसर्गिक अव्यक्त ऊर्जाओं के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इस तरह पर कहीं भी निवास करें, अपनी जीवन शैली को इन सब के अनुरूप संतुलित रूप से ढालना अनिवार्य है। तभी तो हमारे ऋषियों ने प्रातः स्मरण का विधान बनाकर प्रतिदिन प्रकृति नमन का संस्कार हमें दिया है। नीचे एक चौपाई है। पृथ्वी सगंधासर शास्त्र थाय, स्पर्शीय च वायु ज्वरलिन तेजः, नभः सशब्दम महता सहैव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। वायु पुराण से 14.26 नंबरिंग है ये। आप समझते हैं। वास्तुशास्त्र में पंच महाभूत की बहुत चर्चा की जाती है, उसका क्या महत्व है। मानव शरीर सृष्टि के ही अंगभूत 5 तत्वों से मिला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 चीज़ों को मिलाकर ही शरीर बनता है और इन 5 चीज़ों की ऊर्जा हमारे शरीर को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। हम नैसर्गिक अव्यक्त ऊर्जाओं के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं, जीवन जीते हैं। मौसम बदलता है तो हमारी शारीरिक जो संरचना है उसमें भी बदलाव आ जाता है। आप कितना भी अंदर बैठे, बाहर सर्दी हो जाएगी तो आपको उसका फील आ जाएगा। आप कितना भी एसी में बैठे, बाहर टेम्परेचर 45 प्लस हो जाएगा तो आपको अंदर फील आ जाएगा। बॉडी उसको महसूस कर लेती है। प्रकृति के हिसाब से हम अपने आप को अगर ढाल पाते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं ढाल पाते हैं तो हम स्थितियों को उसके हिसाब से बनाने का प्रयास करते हैं। तभी तो हमारे ऋषियों ने प्रातः स्मरण का विधान बनाकर प्रतिदिन प्रकृति नमन का संस्कार हमें दिया है कि हम सुबह उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, नंगे पैर घास पे चलें और जीवन को अच्छे से जिएं। तो यहाँ तक की कार्रवाई आज पूरी होती है और फिर से बता दूं कि आप हमारे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और बेहतर रहेगा कि आप लिखते चलें, पहले लिखते चलें, फिर जब नक्शे पे काम करेंगे तो प्रकाल, चांदा, पटरी ये सब लेके बैठेंगे, पेंसिल, रबड़, और करेंगे एक एक करके। और इंजीनियरिंग नक्शा भी अगर किसी के पास है, इंजीनियर वाला, तो उस पर भी काम किया जाएगा और समझेंगे कि कैसे एक नक्शे को वास्तु सम्मत बनाते हैं।
एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से हमारा पेज है, आप उस पे जाके भी सीख सकते हैं। और एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से यूट्यूब चैनल है जिस पे ये वीडियो हम डाल रहे हैं, उस पे आपको बाद में भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिला ही रहे। तो जो दृढ़ शक्ति है उसको बना के रखिए। एक बार शुरू कर दिया है तो हम भी रुकने वाले ना हों और आप भी रुकने वाले ना हों, और कोर्स पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। और ये हमको जो लग रहा है उसके हिसाब से जितना समझाते हुए हम चल रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है। अपनी तरफ से भी रिवीजन करते रहें और कोशिश ये रहेगी कि ये 50+ वीडियो में जाएगा। तो लंबा सफ़र है, हम लोग साथ चलेंगे। और पर्सनल नक्शे भी लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम अभी से आपके नक्शे पे बात करना शुरू करें। पर यह हो सकता है कि आप अपने नक्शे पर जो काम चाहते हैं कराना, आपने कहीं और से कोर्स किया है, कहीं और से सीखा है, और आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, नक्शा व्हाट्सएप कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब देना पढ़ाई में तो नहीं हो सकता, पर सैटरडे संडे को हमारे यहाँ निःशुल्क रहता है, तो आप उस दिन कंसल्ट कर सकते हैं। विजिट चार्ज, कुछ लोगों ने पूछा है कि विज़िट करने का क्या रहेगा, तो विजिट चार्ज जो है वो एप्लीकेबल है। विजिट अगर हमको लखनऊ से बाहर करनी है तो उसका अलग चार्ज है, और लखनऊ के अंदर करना है तो उसका अलग चार्ज है। कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को बदलने में अपना योगदान दें, पर हमको अपना परिवार भी चलाना है। तो विज़िट पर हम शुल्क लेंगे, बाकी सैटरडे संडे निःशुल्क है। आप फ्री में बात करके अपना समाधान ले सकते हैं, कहीं कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। और किसी भी प्रकार का, मैं अपने ऑफिस में अगर आप कभी आएंगे तो देखेंगे 1 रुपए की भी मैंने रेमेडी मटेरियल नहीं रखा है। मैं कोई रेमेडी का सामान नहीं बेचता, ना हमारे पास कोई भी सामान मिलेगा। रेमेडी आप लीजिए, सामान मार्केट से लीजिए, है ना। उसने भी दुकान खोली है, उसका धंधा भी चलना चाहिए। तो बातें हो गई, अगला वीडियो कल देखेंगे। आज दिनचर्या शुरू करते हैं।